वालेकुम अस्सलाम तलहान, गुड, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम राफे, आमीन, कूल। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इंफॉर्म किया था दैट in tonight's class we'll be having three targets that will be solving three yearly past papers, that is May June 2024 P11, May June 2024 P12, and October November 2021 P11. All of these papers are from O levels. पहले हम O levels का 2024 खत्म करेंगे, फिर IGCSE का 2024 खत्म करेंगे, and we'll also solve February March 2025. Okay. ओके अलीजा बेटा। वालेकुम अस्सलाम अरवा। आई एम गुड, हाउ आर यू? कैन वी ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ विद स्पीड ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस? स्पीड को बेटा वाई एक्सिस पे रखें। मैंने जी जी अली, आई आई विल। चले, आई थिंक लेट्स स्टार्ट। आई एम स्विचिंग ऑफ द चैट बॉक्स। चले, अच्छा, चैट बॉक्स हमारे पास वापस चैट हाइफन क्वेश्चन आ गया है। जो भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। चले शुरू करते हैं। सो दिस इज इट, शुरू करते हैं बेटा। जैसा मैंने आपको बोला, हमारा आज का टारगेट है दैट मई जून 2024 वन आवर का पेपर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है। ओ लेवल्स का पेपर है। ऑल द आंसर्स आपको ए बी सी डी में मार्क करने होते हैं। और ये चीज मैं आपको बार बार बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपके पास 1 आवर है ओ लेवल्स वालों के लिए, और आईजीसीएसई वालों के लिए 45 मिनट्स हैं पेपर को करने के लिए। तो होता क्या है, बच्चे ने पेपर बड़ा अच्छा सॉल्व कर लिया है, लेकिन एट द एंड क्या होता है बेटा, जो भी आंसर्स हैं उन आंसर्स को बबल शीट में, आंसर शीट में मार्क करना होता है। सही बेटा? अब शायद मैंने यहाँ पे आंसर शीट डाली है, लेट मी सी। जी, आंसर शीट डाली है। तो इस तरह की कुछ आंसर शीट होती है। तो हम क्या करेंगे, हर 10 एमसीक्यूज के बाद ये प्रैक्टिस बनाएंगे कि हम 1 till 10 एमसीक्यू करेंगे, आंसर शीट में उन्हें बबल आउट करेंगे। ठीक है? 11 till 20 एमसीक्यूज बबल आउट करेंगे। 21 till 30 एमसीक्यूज को इंक आउट करेंगे, एंड 31 till 40 एमसीक्यूज को भी इंक आउट करेंगे। सारे के सारे आंसर जो आप इंक आउट कर रहे हो आंसर शीट या बबल शीट में, दे शुड बी डन विद HB पेंसिल। सही बेटा? आपने HB पेंसिल के थ्रू ये काम करना है। ठीक है? एंड 40 मार्क्स का पेपर है हमारे पास। दिस पेज है, पेपर है 16 पेपर्स। मेक श्योर कोई भी पेपर मिसिंग या मिसप्रिंट ना हो। अगर ऐसा कुछ है, पहली फुर्सत में इन्विजिलेटर को आपने इन्फॉर्म करना है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर is placed on top and balance. Okay. An object is placed into the measuring cylinder. Okay. So बेटा, जब सिर्फ और सिर्फ वाटर रखा हुआ है मेजरिंग सिलेंडर पे, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ रही है बेटा? वॉल्यूम है हमारे पास somehow, what is the volume? I think ये 5, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं, 6 7 8 9, ये 7 है। ठीक है? एंड यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम क्या दिखा रहा है बेटा? 15 16 17 18 19, ये 17 है। ठीक है बेटा? तो वॉल्यूम हमारे पास आ गई बेटा कितनी? 7 till 17, यानी 10 सेंटीमीटर क्यूब। और मैथ्स में क्या आ रहा है हमारे पास? वॉल्यूम आ रही है कितनी बेटा? 7 till 17, यानी 10 सेंटीमीटर क्यूब। और मास ऑफ द स्टोन हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? 54 में से 20 माइनस कर दो तो क्या आएगा बेटा? 34 ग्राम। सही है? बोला है व्हाट इज द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। स्टोन का मास और स्टोन का वॉल्यूम क्या है, ये बताओ। तो हमने बताया मास 34 है, वॉल्यूम क्या है? 70। ठीक है बेटा? तो ये हमारे पास पहला एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। आंसर है सी। ठीक है बेटा? बहुत सिंपल सा एमसीक्यू था, कोई मसला नहीं था इस एमसीक्यू में। आगे बढ़ते हैं। अब बोला है विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो डिस्टेंस तो स्केलर है। सही है बेटा? फोर्स वेक्टर है, मास स्केलर है, स्पीड स्केलर है। तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी में फोर्स, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स कंसीडर किया जाएगा। देन द टेबल शोज द डिस्टेंस traveled by the car in each 2 seconds.
time interval during a 12 seconds period of its journey. Okay, which statement describes the motion of a car? Okay बेटा, तो बेटा देखें 0 से 2 सेकंड्स के दरमियान 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है, 2 to 4 सेकंड भी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है, तो बेटा ये ड्यूरेशन हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ड्यूरेशन, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम सेम है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बल्कि एक मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इन मीटर, ये तो बॉडी रेस्ट में है, सही है। यहाँ पे हमारे पास एक मिनट होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम, अच्छा अच्छा, सही है, मतलब हर 2 सेकंड की ड्यूरेशन दिखाई हुई है, सही है। हर 2 सेकंड की ड्यूरेशन के मुताबिक आपसे बोला जा रहा है पहले 0 से 2 सेकंड में डिस्टेंस 10 मीटर कवर हुआ है, 2 से 4 सेकंड के दरमियान में डिस्टेंस 10 मीटर कवर हुआ है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सही है। देन 4 till 6, 6 till 8, 8 till 10, 10 till 12, हर अगले 2 सेकंड्स के टाइम इंटरवल में हमारे पास डिस्टेंस की कवरेज बढ़ रही है, सही है बेटा। सो इन दो के दरमियान कितना है बेटा हमारे पास? सेम, देखो डिफरेंस नहीं आ रहा, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है बहुत बड़ा, दैट इज 23 - 16 क्या होगा? 7 का, सही है बेटा। सो इस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन हो रही है, सही है बेटा। पहले ड्यूरेशन में मैंने आपको बता दिया, पहले 2 सेकंड में डिस्टेंस 10 मीटर कवर हुआ, अगले 2 सेकंड में भी डिस्टेंस मजीद 10 मीटर कवर हुआ, सही है। लेकिन अगले 2 सेकंड्स में हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बढ़ रहा है, यानी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। सिंस यहां पर वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सही बेटा। तो बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड फ्रॉम 0 to 4 सेकंड, सही बात है। एंड बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम 0 to 4 सेकंड, सही बात है। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा? फॉलोड बाय नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यस। तो हमारा आंसर क्या है? ए। शुरू के 4 सेकंड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म स्पीड है, एंड अगले 8 सेकंड में, 4 से 12 सेकंड में हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। सिंस वेलोसिटी के बढ़ने का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इस वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ बेटा, two cubes x and y have the same mass, but the length of the side of x is twice that of y. Which value, what is the value of ratio of density of x over density of y? Okay बेटा, so एक काम करते हैं, डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। मासेस दोनों के सेम है, तो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं बेटा। वॉल्यूम ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास? बट द लेंथ ऑफ एक्स इज ट्वाइस दैट ऑफ वाई। पहले वॉल्यूम ऑफ वाई निकालो, वॉल्यूम ऑफ वाई क्या होगा बेटा हमारे पास? एल क्यूब, सही है। लेकिन हमसे बोला जा रहा है लेंथ ऑफ एक्स डबल है वाई के मुकाबले में, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ एक्स क्या होगा? ट्वाइस लेंथ का क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ एक्स क्या होगा? 8L क्यूब, सही बेटा। फिर दोबारा सुनो, मैंने क्या किया है? हमें बोला गया है लेंथ ऑफ एक्स डबल है लेंथ ऑफ वाई के, सही बेटा, और लेंथ ऑफ वाई को मैंने सिंपल एल कह दिया। सो मैंने वॉल्यूम क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यूब। तो वॉल्यूम के लिए हमने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ वाई हो गया एल क्यूब, एंड वॉल्यूम एक्स हो गया 2L का क्यूब, क्योंकि एक्स की लेंथ हमारे पास 2L है, सही बेटा। तो 2L का क्यूब क्या होगा? 8L क्यूब। नाउ डेंसिटी निकालनी है हमें, कैसे निकालेंगे? देखो, डेंसिटी ऑफ एक्स ओवर डेंसिटी ऑफ वाई क्या होता है बेटा? मास ओवर वॉल्यूम। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या होगा बेटा? मैथ से मैथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम मैथ है। एंड वॉल्यूम ऑफ वाई हमारे पास है एल क्यूब, और वॉल्यूम एक्स क्या है हमारे पास? 8L क्यूब। तो बेटा एल क्यूब से एल क्यूब कटेगा, एंड 1/8 क्या आंसर आएगा बेटा? 0.25, ठीक है बेटा। तो इस तरह हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट स्लाइड्स डाउन द फ्रिक्शन लेस स्लोप एज शोन। As the object presses on the surface pushes back on the object. In which direction does the surface push back on the object? कौन सी डायरेक्शन है जिस पे सरफेस
पुश डाउन करेगा या पुश बैक करेगा ऑब्जेक्ट को, हमेशा याद रखिएगा जब सरफेस फोर्स अप्लाई करता है ना तो बात होती है किसकी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस से क्या होती है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सही है, तो इन दैट हमारे पास आंसर क्या है, सी। हमेशा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अ कार इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड्स। कार बेटा हमारे पास स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रही है, ब्रेक एंड कम्स टू रेस्ट। ब्रेक अप्लाई किया और गाड़ी रुक गई। Which row gives the expression for the calculating thinking distance and give a variable that affects the thinking distance? Okay, तो thinking distance क्या होता है? Thinking distance हमारे पास होता है सिर्फ वो distance जो कि during the reaction time कार कवर कर रही है। अब stopping distance क्या होता है? Sum of thinking distance and braking distance। सही है, तो अगर stopping distance हमारे पास है सम ऑफ थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो थिंकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस माइनस ब्रेकिंग डिस्टेंस। सही है बेटा, यानी सी और डी में से कोई एक जवाब हो सकता है। सही है बेटा, एंड द वेरिएबल दैट इफेक्ट द थिंकिंग डिस्टेंस, लोड थिंकिंग डिस्टेंस के ऊपर वेरी नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता। ठीक है बेटा, लोड तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट करेगा। हाँ, मैंने आपको क्या बताया था, इफ द कार इज ट्रैवलिंग विद 10 मीटर पर सेकंड तो एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। और अगर कार 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर ट्रैवल कर रही है तो एक सेकंड में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। नाउ जस्ट इमेजिन ड्राइवर को एक सेकंड लग रहा है ये सोचने में कि ब्रेक अप्लाई करना चाहिए। तो 10 मीटर पर सेकंड के सिनेरियो में ड्राइवर ने एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, जबकि 100 मीटर पर सेकंड के सिनेरियो में ड्राइवर ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। सही बेटा, इन दैट केस स्पीड ऑफ द कार इफेक्ट कर रही है हमारे पास थिंकिंग डिस्टेंस को। सही बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। An unstretched spring of length 15 centimeter is stretched by 4 centimeter when a weight of 6 Newton is applied. Okay, unstretched length, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास क्या बेटा, एक्सटेंशन, और ये है हमारे पास लोड। The spring does not exceed the limit of proportionality. Spring under limit of proportionality है, ठीक है, elastically perform कर रहा है। What is the total length of the spring when the weight is suspended? When the weight of the suspended mass is 3 न्यूटन। Okay, तो बेटा सुनो, जब 6 न्यूटन का लोड था तो एक्सटेंशन थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सही बेटा, और अब जब हमारे पास 3 न्यूटन का लोड है तो एक्सटेंशन क्या होगी बेटा, 2, क्योंकि लोड और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। लोड हाफ हो गया तो एक्सटेंशन भी क्या होगी, हाफ हो जाएगी। सही बेटा, तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या होता है और एक्सटेंडेड लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन। तो ओरिजिनल लेंथ थी 15, एक्सटेंशन है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 17। सही बेटा, किस तरीके से हमने किया फिर दोबारा सुनो। हमें बोला गया है 15 सेंटीमीटर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है। सही है, 4 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर रहा है स्प्रिंग जब 6 न्यूटन की लोड अप्लाई हो रही है। हमने क्या किया, लोड हाफ कर दिया 3 न्यूटन, तो एक्सटेंशन भी हाफ हो गई, 4 से 2 सेंटीमीटर। सही बेटा, बोल रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ, यानी एक्सटेंडेड लेंथ मांग रहा है, तो हमने ओरिजिनल लेंथ में एक्सटेंशन को ऐड कर दिया, 17 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, which statement describes the moment of force about the pivot are correct? Moment of force about the pivot का कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ठीक है? The moment of force is a measure of turning effect of force. Okay, बिल्कुल ठीक है। The moment of force is equal to the force into perpendicular distance from the pivot. ये भी बात ठीक कह रहा है बेटा। मोमेंट क्या होता है, फोर्स into perpendicular distance. And the moment of force is equals to the force time pressure. No. तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। दैट वे हमारे पास ए करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, cool. So we are done with question 8. Now let's move towards question 9. 4 objects have identical shapes, but the distribution of mass are different. सही बेटा,
हमसे कहा जा रहा है क्या, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज शोन बाय द डॉट मार्क्ड विद जी। ओके, विच इज द मोस्ट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए हमने क्या पढ़ा था, लोएस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसकी होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, एंड बिग सरफेस एरिया जिसका होगा वो स्टेबल होगा। सही बेटा। तो हमारे पास लोएस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसकी है बेटा, लोएस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास, सबके सरफेस एरिया तो देखो सेम है, तो सरफेस एरिया वाला फैक्टर तो यहाँ पे नहीं लग सकता, लेकिन लोएस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास किसकी है बेटा, सी की है, तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। सही बेटा। नाउ आगे बढ़ते हैं। mass of an object of mass 5 kg is pushed up a slope at a steady speed of 20 meter per second. Okay. Which calculation gives the change in the gravitational potential energy from the bottom to the top? बॉटम से टॉप पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की क्या कैलकुलेशन होगी बेटा, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एम जी एच। सही है। सो मैथ हमारे पास क्या है, 5, ये रहा मैथ। ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 9.8, और हाइट कितनी है बेटा, 3। सही है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3, ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। सही बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही थी, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो वी आर डन विद 10 एमसीक्यूज। जल्दी से इन तमाम 10 के 10 एमसीक्यूज को मेरे साथ इंक आउट करें। सी बी, मैं पेज वाइज चल रहा हूं, सी बी, सी बी, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। सी बी, देन हमारे पास अगला पेज है क्या, ए ए सी, ए ए सी, देन डी डी ए, एंड फाइनली अगले दो एमसीक्यूज का हमारा आंसर क्या है बेटा, सी बी। सही है। तो अब एंड में हमारे पास भले ही टाइम रन आउट हो जाए, हमारा सेफ साइड सिनेरियो चल रहा होगा। सही है, कि एटलीस्ट 10 एमसीक्यूज 30 एमसीक्यूज तो हमने मार्क किए हुए हैं। सही है। तो दिस इज अ गुड वे टू डू द पेपर 1। ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं बेटा हमसे, स्टूडेंट ऑफ mass 60 kg climbs some step. He traveled the horizontal distance of 2 meter and a vertical distance of 1.5 meter. What is the work done against the force of gravity? Now, force of gravity कौन से एक्सिस में लगती है बेटा, वर्टिकल, यानी हम वर्टिकल एक्सिस के मुताबिक वर्क डन की बात करेंगे। और याद करो मैंने वर्क डन के बारे में क्या बताया था, जिस एक्सिस की फोर्स हो उसी एक्सिस के हमें डिस्प्लेसमेंट को देखना है। तो बेटा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि हाइट की बात हो रही है, एम जी एच। तो एम हमारे पास क्या है बेटा, 60, ग्रेविटी है 9.8, और एच कितना है हमारे पास, हाइट 1.5। सही बेटा। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई 1.5, 882। दो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या हो जाएगा बेटा, 880 जूल्स, यानी सी आंसर है। सही बेटा। तो अगेंस्ट ग्रेविटी बोला है, तो दैट इज वाई मैंने वर्टिकल एक्सिस को देखा। सही है। नाउ विच मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट इन्वॉल्व टर्बाइन, कौन सा मेथड टर्बाइन को इन्वॉल्व नहीं करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में टर्बाइन होती है, न्यूक्लियर रेडिएशन में स्टीम टर्बाइन पर टकराते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, सोलर सेल्स में टर्बाइन नहीं होती, विंड जनरेटर तो है ही विंड टर्बाइन, तो सी। सही बेटा। नाउ the input power of the lamp is 6 watt and the lamp weighs 2.7 joules in 3 seconds. What is the efficiency? बड़ा एफिशिएंसी हमारे पास क्या होगी, एफिशिएंसी पहले तो आप एक काम करो, ये पावर इनपुट है, पावर आउटपुट निकालो,
पावर आउटपुट क्या होगी हमारे पास, वेस्ट कर दिया 2 पॉइंट, एक काम करो, पहले एक काम करो आप, हम्म, यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि हम पावर हमें गिवन है ना, वेस्ट 2.7 जूल्स ऑफ एनर्जी, सही है, इससे पावर निकालो, पावर वेस्टेड निकालते हैं, पावर वेस्टेड क्या आ रही है हमारे पास, 2.7 डिवाइड बाय 3, सही है। तो बेटा वेस्टेड पावर है हमारे पास 0.9 वॉट। नाउ पावर आउटपुट क्या होगी अब, पावर इनपुट माइनस पावर वेस्टेड, तो यानी हमारे पास हो जाएगा 6 - 0.9 यानी 5.1 वॉट, सही है। नाउ एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट, अगर वो परसेंटेज में मांगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, अदरवाइज नॉट, जैसे यहाँ पे नहीं मांग रहा। तो पावर आउटपुट है 5.1, पावर इनपुट है कितना बेटा 6, 5.1 डिवाइड बाय 6 करोगे आप, क्या आंसर आएगा बेटा 0.85, सही है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, फिर मरतबा फिर सुनो, मुझे वेस्टेड एनर्जी दिखी हुई थी और मुझे टाइम ड्यूरेशन बताया हुआ था, तो वेस्टेड एनर्जी से मैंने पावर ऑफ द वेस्टेड एनर्जी निकाली, सही है बेटा। जब पावर ऑफ द वेस्टेड एनर्जी निकल गई, उससे हमने क्या किया बेटा, पावर आउटपुट निकाली पावर इनपुट की मदद से, एंड वी यूज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट वॉइस नोट आया हुआ है उसे सुन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, द कैमरा इज टेकन अंडर वाटर एंड लेफ्ट एट अ डेप्थ ऑफ 8 मीटर, सही है भाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास 100,000 पास्कल है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये है, व्हाट इज द टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन द कैमरा। बेटा आप देखें, डायग्राम से देखें, ये हमारे पास सरफेस ऑफ वाटर है, सही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये कैमरा है हमारे पास, सही है, ये हमारे पास कैमरा है, ठीक है बेटा। तो जो दो प्रेशर लग रहे हैं हमारे पास कैमरा पे, एक है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100,000 पास्कल, और एक हमारे पास क्या लग रहा है, रो जी एच, और इन दोनों प्रेशर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि एक तो प्रेशर ड्यू टू डेप्थ एक्सपीरियंस कर रहा है कैमरा, और एक हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैमरा एक्सपीरियंस कर रहा है, तो रो जी एच हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, देखो, रो है हमारे पास 1000, ग्रेविटी है 9.8, और एच है हमारे पास 8, सही है। तो 1000 × 9.8 × 8, तो क्या हो रहा है बेटा 78400 पास्कल, सही है। और इसमें अगर मैं 100,000 पास्कल ऐड कर दूं, तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, आई वुड बी डी एज अ करेक्ट आंसर हमारे पास, ये बेटा, क्योंकि इसने टोटल प्रेशर मांगा है जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दोनों ऐड होंगे। चलो, इन विच एग्जाम्पल आर द पार्टिकल्स इन फिक्स्ड पोजीशन, कौन सी एग्जाम्पल में पार्टिकल फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं, फिक्स पोजीशन तो हमारे पास सॉलिड्स की होती है, सही है बेटा। तो आइस इन एन आइस क्यूब सॉलिड है, सही है, वाटर लिक्विड है, एयर लिक्विड है, एयर गैस है, वाटर लिक्विड है, तो बेटा हमारे पास सॉलिड जैसा बोला, फिक्स पोजीशन में दे मूव, दे वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन, सही है। नाउ द गैस एक्सपेंड्स स्लोली as its temperature remains constant, टेम्परेचर कांस्टेंट है और क्या हो रहा है बेटा, गैस एक्सपेंड हो रही है, ओके।
बेटा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है बेटा, द पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट, फर्दर अपार्ट, फर्दर अपार्ट। एंड याद रखो टेम्परेचर का ताल्लुक हमेशा किससे होता है बेटा, स्पीड से। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट है, तो देयर एवरेज स्पीड डिक्रीजेज नो, इंक्रीजेज नो, रिमेन सेम, यस। तो हमारे पास आंसर है सी। ठीक है बेटा, तो देख रहे हो किस तरीके से मैं डिवाइड एंड रूल कर रहा हूं। ठीक है बेटा, पहले एक पार्ट पकड़ लिया कि एक्सपेंशन में पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, फिर मैंने बताया टेम्परेचर और स्पीड का ताल्लुक डायरेक्ट होता है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहे हैं, in the air in each four syringes slowly compressed so that the temperature of the air stays constant. Okay, the volume before and after compression for each syringe is given. In all four syringes the initial is initially at the same pressure. Okay, which syringe shows smallest pressure change? कौन सी syringe का pressure change smallest होगा? Okay, बेटा temperature constant है, और टेम्परेचर कांस्टेंट पे क्या होता है, बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है। सही बेटा, तो हमसे बोल रहा है स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज, तो स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज कहाँ आएगा बेटा, जहां पर हमारे पास बिगेस्ट वॉल्यूम चेंज होगा। सही बेटा, तो बिगेस्ट वॉल्यूम चेंज बिफोर कंप्रेशन, एक मिनट क्या, यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, देखो यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज आ रहा है हमारे पास 40। सही है, 50 माइनस 10 40, यहाँ पे आ रहा है 50। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट, एक मिनट चेंज की बात हो रही है ना, ये इस तरीके से नहीं करेंगे कि स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज आपने देखना है तो आपने बिगेस्ट वॉल्यूम चेंज देखना है, इसको इस तरह नहीं देखेंगे। तो चेंज तो ज्यादा ही आएगा ना, जब वॉल्यूम ज्यादा चेंज हो रही है तो प्रेशर भी उतना ही ज्यादा चेंज होगा, इसको ऐसे नहीं देखें। आम, हम इसको इस तरह देखते हैं कि वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन 100 थी एंड वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन हमारे पास, सॉरी 50 थी, वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन हमारे पास 10 है। सही है, तो यहाँ पे 40 का मैग्नीट्यूड हमारे पास वॉल्यूम कंप्रेस हुआ है। सही है, यहाँ पे हमारे पास, ये तो खैर ज़्यादा ही वैल्यूज आ रही हैं, 400, यहाँ पे 300 वॉल्यूम का चेंज आ रहा है, तो प्रेशर भी 300 टाइम्स, 3 गुना। सही, एक मिनट। यहाँ पे बेटा वॉल्यूम 300 आ रही है, तो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम्स डिक्रीज हो रही है, तो प्रेशर 3 टाइम्स बढ़ेगा। सही है, यहाँ पे अगर हम देखें क्या सिनेरियो होगा, यहाँ पे 400 और 25 अगर मैं कंपेयर करूं तो बेटा 16 टाइम होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम 16 टाइम कम हो रही है तो प्रेशर 16 टाइम बढ़ेगा। सही है, नाउ यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स की बात हो रही है, वॉल्यूम हमारे पास 2 टाइम्स कम हो रही है, 100 से 50 क्या होता है 2 टाइम, तो प्रेशर क्या होगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा। और यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास 50 से 10, यानी 50/10 कितना होगा हमारे पास, 50 - 10, वॉल्यूम सिर्फ यहाँ पर हमारे पास 20 टाइम्स कम हो रही है, यानी 0.2 टाइम्स कम हो रही है, तो वॉल्यूम हमारे पास कम हो रही है 50, नहीं 0.2 नहीं होगा, 50 से 10 पे आ रहा है ना, यानी 8 टाइम्स कम हो रही है, तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा बेटा, 8 टाइम्स बढ़ेगा। सही है बेटा, एक मरतबा फिर मैं इस सवाल की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो जब हम Q&A सेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा सवाल इससे हो सकते हैं। फिर दोबारा सुनो, हमने क्या बोला है बेटा, 4 सिरिंजेस की इक्वेशन हमें दे दी है और हमसे क्या बोल रहा है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी वी कैन अप्लाई बॉल्स लॉ, वॉल्यूम प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, तो बॉल्स लॉ क्या बोलता है, जितना वॉल्यूम कम होगी उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे बेटा मैंने देखो क्या बोला, वॉल्यूम हमारे पास 400 से 100 हुई है, यानी 300 वॉल्यूम कम हुई है। ठीक है बेटा, तो अगर वॉल्यूम हमारे पास 400 के मुकाबले में 300 देखें तो क्या होगा बेटा, हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास 3 गुना कम हो रही है, तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा बेटा, 3 गुना बढ़ेगा। ठीक है,
यहां पे हमारे पास क्या हुआ, 400 से 25 16 गुना है, तो वॉल्यूम 16 गुना कम हुई तो प्रेशर 16 गुना हमारे पास बढ़ गया। सही है बेटा। सिमिलरली ऊपर 100 से 50 टू टाइम्स है, तो वॉल्यूम हमारे पास टू टाइम्स कम हो रही है तो प्रेशर हमारे पास टू टाइम्स बढ़ गया। ठीक है बेटा। एंड 50 से 10, यहां पे हो रहा है बेटा वॉल्यूम 4 गुना, सॉरी 4 गुना कम हुई है। 50 से 10 वॉल्यूम 4 गुना कम हुई है तो प्रेशर हमारे पास 4 गुना बढ़ रहा है। तो स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज हमारे पास कहां पर आ रहा है, यहां। तो इसका मतलब बी हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। तो इसको इस तरह देखेंगे, स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज कहां पर आ रहा है। चले आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, द स्केल ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड व्हेन अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ओके, विच फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस सो दैट द टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो कि टेम्परेचर हमें मेजर किया जा सके। तो बेटा हमारे पास सिनेरियो यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द थर्मोमीटर, नो, थर्मोमीटर की लेंथ जितनी है उतनी रहे, हमें तो मरकरी से मतलब है। मास ऑफ द लिक्विड, नो, मास ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करेगा। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर पे फर्क थोड़ी पड़ेगा भाई। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस या बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो मर्करी थर्मोमीटर भी आपको वही टेम्परेचर बताएगा आपका बॉडी का जो अल्कोहल थर्मोमीटर बताएगा। दोनों डिफरेंट मटेरियल्स हैं, दोनों की स्पेसिफिक कैपेसिटी डिफरेंट है, बट बॉडी टेम्परेचर दोनों सेम बता रहे हैं। अगर मुझे 100 डिग्री सेल्सियस का बुखार हो रहा है, फ़ारेनहाइट का बुखार हो रहा है, तो वो दोनों 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ये हो सकता है बेटा। हमने क्या पढ़ा है, एक कप चाय अगर आप बनाओगे जल्दी बन जाती है, 4 कप चाय के मुकाबले में 4 कप चाय देर से बनती है। तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कम इस्तेमाल करोगे तो बेटा वो जल्दी एक्सपेंड करेगा। ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो देर से एक्सपेंड करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिपेंड कर रहा है हमारे पास टेम्परेचर की मेजरमेंट पे। ठीक है। जितना ज्यादा वॉल्यूम राइज करेगा उतना आप डिविजन को इजीली रीड कर सकते हैं, जितना कम वॉल्यूम राइज करेगा उतना डिवीजन कम रीड होगा। नाउ boiling and evaporation are different process. Which statement is correct? Okay. Boiling occurs only at the surface of the liquid. ये तो गलत बात है, ये तो सिर्फ evaporation की बात होती है। Then हमसे बोला जा रहा है बेटा evaporation only occurs when the temperature of the liquid is high enough. Evaporation तो हर temperature पर होती है। Evaporation does not change the temperature of the liquid. Evaporation is the cooling process. कैसे नहीं करती वो change temperature बेटा। And when boiling liquid is heated, its temperature remains constant. Yes, during the state change, temperature हमारे पास क्या होते हैं बेटा, constant होते हैं। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। Now let's move towards question number 20. Okay. A glass beaker contains water. When the center of the base of the beaker is heated, a convection current is established. Which statement explains this? Evaporation of the water causes water molecule to rise to the surface. Evaporation, एवोप्रेशन की बात तो यहाँ पे हो रही है लेकिन कन्वेक्शन करंट से एवोप्रेशन का ताल्लुक नहीं। सही बेटा। नाउ evaporation of the molecule causes them to rise to the surface, no, evaporation तो होती ही surface पे। water above the heat source rises because become less dense, yes, water at the side falls because it's less dense। बेटा less dense fall नहीं करता, dense fall करता। तो अब देखो हमारे पास 10 से 20 एमसीक्यू हो गए, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इन्हें इंक आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, सी सी डी डी ए, 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 देन सी बी डी डी सी, सी बी, सी बी डी डी सी, सी बी डी डी सी, सी बी डी डी सी, सी बी डी डी सी। तो वी आर डन विद हाफ ऑफ द पेपर। सही बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ना कह रहे हैं बेटा अ हॉट मील इज सप्लाइड इन अ कंटेनर ऑफ मेड अप ऑफ शाइनी मेटल फॉयल।
ओके, why does the container help to keep the food hot? Chinese are the good reflectors of heat, right? तो बेटा क्या होगा? Container trap air, no. Foil is a poor thermal conductor, no. Metal है बेटा, poor thermal conductor नहीं है. Shiny metal foil is good absorber, no. And shiny metal is a poor emitter of infrared, yes. Poor emitter होता है, good reflector होता है. And poor absorber भी है बेटा, good नहीं है. तो D आंसर होगा हमारा. Which quantity defines the number of wavelengths passing a point per second? That is frequency. सही बेटा, number of wavelengths या number of waves passing a point per second is frequency. A plane mirror forms image of an object. What are the characteristics of the image? बेटा image same size की होती है बिल्कुल, and image virtual होती है. A ray of light strikes the surface of the glass block at an angle of incidence 45 degrees. The refractive index of the glass is this. What is the angle of refraction inside the glass block? बेटा air to glass की बात हो रही है, तो क्या होगा? n equals to sin angle I over sin angle R. sin angle R क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? sin angle I over n. और sin angle R क्या हो जाएगा? sin इनवर्स sin angle I कितना है बेटा? 45 डिग्री. और n कितना है बेटा? 1.8. नाउ इसकी किस तरह कैलकुलेटर में प्लेसमेंट करनी है ये मैं आपको साथ साथ दिखाता हूं. ये देखें बेटा, पहले आप शिफ्ट दबा के साइन करेंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ऑपरेटर लाएं. साइन 45 ब्रैकेट क्लोज ओवर 1.8 एंड ये ब्रैकेट क्लोज. सही बेटा, देख लिया आपने किस तरह कैलकुलेटर में प्लेसमेंट करनी है. एंड जब आप हिट करेंगे तो आंसर आएगा बेटा हमारे पास कितना? 23.1. तो 23.1 के मुताबिक A इज आर करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछ रहे हैं विच डायग्राम शोज द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस का क्या काम होता है बेटा? रेज ऑफ लाइट को करीब करीब लाना. सही है बेटा, रेज ऑफ लाइट को करीब करीब लाना. तो बेटा देखो, इन रेज ऑफ लाइट को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो बेटा ये तो करीब नहीं आ रही. इनको जाना अगर यूं जा रही थी तो इससे करीब आनी चाहिए थी ना. तो देखो ये तो दूर दूर जा रही हैं. सही है, तो ए कांट बी. यहाँ पे लिख भी देता हूं, रेस शुड बी फोकस्ड. सही है बेटा. चलो इनको देखो बेटा, इनको यूं जाना है. ये देखो अपने एक्चुअल पास से देख रहे हो करीब आ गए. तो दिस कैन बी. आगे बढ़ो, इनको देखो बेटा, ये यूं जा रही थी, ये तो दूर दूर हो गई. सही है बेटा, इनको जाना यूं था, ये देखो अपने पास से यूं हो गए, दूर दूर हो गए. और अगर मैं इनको देखूं, ये भी बेटा दूर दूर हो गई हैं. इनको जाना था यूं, लेकिन देखो ये यूं आकर यूं जा रही है, ये यूं आकर यूं जा रही है. यानी ए सी डी डाइवर्ज करवा रहा है, जबकि सिर्फ बी है हमारे पास जो क्या करवा रहा है बेटा? कन्वर्ज करवा रहा है. चलो आगे बढ़ो. कह रहे हैं बीम ऑफ white light is incident on the prism. X and Y are the two ends of the visible spectrum. बेटा visible spectrum के ends क्या होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट. सही है. Which statement is correct? All the light travels at the same speed in the prism. सारी की सारी लाइट प्रिज्म में सेम स्पीड से ट्रेवल करती है? नो. अगर सेम स्पीड से ट्रेवल करती तो बेटा व्हाइट लाइट कलर्स में ब्रेक डाउन कैसे होती? Now, the light at X has the lower frequency than the light at Y. बेटा X पे क्या है? रेड. ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा? वायोलेट. तो रेड की हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है, जबकि वॉयलेट की वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. ठीक है बेटा. सो लाइट एट एक्स हैज लोअर वेवलेंथ, लोअर फ्रीक्वेंसी देन वाई. सही बात है. देखो लोअर फ्रीक्वेंसी है,
वाई के मुकाबले में। लाइट एट एक्स रिफ्रेक्ट्स मोर, नहीं रिफ्रेक्ट्स मोर तो नहीं कर रही बेटा, ये देखो व्हाइट लाइट के मुताबिक ये सबसे कम डेविएट कर रही है, ये ज्यादा डेविएट कर रही है। एक्चुअल रास्ता ये है ना, तो इस रास्ते के मुताबिक, ये तो हमने थ्योरी में ही पढ़ा था, रेड डेविएट्स लेस जबकि वॉलेट डेविएट्स मोर। सही है, तो ये भी गलत होगा। एंड व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज इट एंटर्स द प्रिज्म। एयर से ग्लास में जा रही है, रिफ्लेक्ट अवे कैसे हो सकती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्लेक्ट होगी ना। चलो, क्वेश्चन 27, which components of electromagnetic spectrum are used to communicate from remote control and from the earth to the satellite? भाई रिमोट कंट्रोल का काम तो हमारे पास है इंफ्रारेड का, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं अर्थ टू द सैटेलाइट, ये माइक्रोवेव का काम है। तो आंसर है हमारा ए। द स्टूडेंट claps his hand in front of a wall and hears echo. He claps at the same moment and as he hears the echo from the previous clap, मतलब जब उसकी आवाज आ रही है टकरा के वापस, उसी वक्त वो दूसरी आवाज प्रोड्यूस कर रहा है। Another student start the stopwatch on the first clap and stop the stopwatch on the 11th clap. Okay, the stopwatch, द रीडिंग ऑन द स्टॉपवॉच इज 9.4 सेकंड। बेटा फर्स्ट क्लैप पे शुरू किया है टाइम मेजर करना और 11th क्लैप पे बंद किया है, यानी टोटल 10 क्लैप्स की उसने साउंड मेजर की है, टाइम मेजर किया है। स्पीड ऑफ द साउंड आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस एक्स बिटवीन द स्टूडेंट एंड द वॉल? ओके, स्टूडेंट एंड द वॉल के दरमियान डिस्टेंस क्या है? पहले तो एक काम करो, 9.4 डिवाइड बाई 10 करो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, एक क्लैप का जाकर वापस आने का टाइम मिल जाएगा, यानी 0.94 सेकेंड्स। स्पीड होती है एको के फॉर्मूला में के मुताबिक 2d/t। तो हमारे पास d क्या हो जाएगा, dt/2। v है हमारे पास 320, t है 0.94 डिवाइडेड बाय 2। d20 × 0.94 डिवाइड बाय 2, बेटा 150.4 आंसर आ रहा है। तो आंसर है हमारे पास बी, ठीक है। एक मरतबा फिर सुनो, फर्स्ट से 11th क्लैप का ड्यूरेशन मेजर किया है ना, तो टोटल 10 क्लैप्स क्लैप्स का जाकर वापस आने का टाइम मेजर किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, डिवाइड बाय 10 किया। सही है, देन एको का फॉर्मूला लगाया, डी का आई मीन जो भी वैल्यू फाइंड आउट की। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 हमसे कह रहे हैं अ कंपास इज प्लेस्ड क्लोज टू द स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड पिवट्स द पोजीशन शोन। Which type of magnet is a compass needle and what is pole X? बेटा कंपास needle तो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होता है, सही है, दैट इज फॉर श्योर। एंड बेटा नीडल अगर यहाँ पे नॉर्थ बता रही है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, साउथ, ठीक है बेटा। यानी ये क्या है हमारे पास, नॉर्थ, तो एक्स इज नॉर्थ। सही है बेटा, नीडल जहां पे पॉइंट कर रही है नीडल का नॉर्थ है, और नीडल का नॉर्थ हमेशा मैग्नेट के साउथ की तरफ होगा, इसका मतलब ऊपर वाला हमारे पास क्या है, नॉर्थ। 29 हो गए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स 30। प्लास्टिक एंड वूल आर insulating material. The sample of plastic and wool are rubbed together. This causes the transfer of electrons. Which row shows the direction of electron transfer and the final charge on the both materials? Okay. Plastic gains electron, wool loses electrons. नहीं बेटा, प्लास्टिक न्यूट्रल कैसे हो सकती है? अगर प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो प्लास्टिक तो नेगेटिव होना चाहिए। प्लास्टिक गेन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, वूल लूजेस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, तो बेटा बी आंसर होना चाहिए। सही है, बाकी देखो गलती क्या है, वूल लूजेस इलेक्ट्रॉन ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, गेंद इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव होना चाहिए, उल्टा है। न्यूट्रल तो कोई नहीं होगा, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन में दोनों मटेरियल हमारे पास क्या होते हैं बेटा, चार्ज्ड होते हैं। तो अगेन हमारे पास 21 till 30 एमसीक्यूज हो गए, जल्दी से इन्हें आउट करते हैं। डीबी, देन बी ए बी,
then BA BABCB 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 बी। ठीक है बेटा, 30 एमसीक्यू हमने इंक आउट कर दिए। नाउ द लास्ट 10 एमसीक्यू वी हैव। उसके बाद इंशाल्लाह चैट बॉक्स ओपन करेंगे, इस पेपर की डिस्कशन करेंगे। चलो, विच सर्किट कंटेन्स हीटर। बेटा हीटर हमारे पास कहाँ है, ये रहा हीटर, ये रहा हीटर एंड फ्यूज, ये रहा फ्यूज। तो ये तो क्लियर जवाब है हमारे पास बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, the light dependent resistor is to be used as an input sensor in an intruder alarm circuit. When there is no light, lamp switches on. जब कोई भी लाइट नहीं है, लैंप ऑन हो रहा है। The resistance of a fixed resistor is less than the resistance of the lamp. Okay. Which diagram shows the circuit? जब कोई लाइट नहीं है तो बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, लैंप ऑन हो रहा है। ओके, तो बेटा सुनो, जब लाइट नहीं होगी तो ये सर्किट चलेगा ही नहीं। सही है, ये वाला ऑप्शन ए जो है, जब लाइट नहीं है तो एलडीआर की रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, यानी यहां से फ्लो होने वाला करंट तो बहुत ज्यादा कम होगा, ये तो नहीं हो सकता। बी में देखो बेटा, जब लाइट नहीं होगी तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब जो करंट का पाथ है वो ये हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द एलडीआर करंट लैंप से गुजरेगा, एंड इन दैट केस लैंप क्या होगा बेटा, ऑन होगा। सही है, तो दिस कैन बी एन आंसर। आगे बढ़ो बेटा, यहाँ पे वही वाली बात है, लाइट की गैर मौजूदगी में इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इसका करंट बेटा क्या होगा, बहुत कम होगा, लैंप ऑन नहीं होगा। एंड ये तो सीरीज सर्किट है, लाइट की गैर मौजूदगी में रेजिस्टेंस ज्यादा, सर्किट का करंट कम, लैंप ऑन नहीं होगा। तो घूम फिर के हमारे पास बी करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, मतलब इन शॉर्ट द एलडीआर शुड नॉट बी इन सीरीज। ठीक है, क्योंकि सर्किट का करंट ओवरऑल इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एलडीआर खत्म कर देगा। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट and a current of 3 ampere, how much energy is transferred? कितनी एनर्जी हम ट्रांसफर कर पाएंगे 10 सेकंड में? तो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आई वी टी, 3 4 10, 3 4 12 एंड 10 120। तो बेटा 33 का डी आंसर हो गया। द डायग्राम शोज एन जनरेटर, व्हाट आर एक्स एंड वाई। बेटा एक्स तो हमारे पास साउथ पोल है, सही है, अगर ये नॉर्थ है तो एक्स क्या है हमारे पास, साउथ पोल है, एंड वाई क्या है हमारे पास, क्लिप रिंग्स। तो इन शॉर्ट आंसर इज डी। 35 कह रहे हैं हमसे डायग्राम शोज लाउड स्पीकर, ओके, that is producing sound. Student writes 4 sentences about the loudspeaker. There's a direct current in the coil. नहीं बेटा, लाउड स्पीकर वाइब्रेट करता है तो हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव होनी चाहिए, और ये एसी सोर्स है, ये डायरेक्ट करंट नहीं है। सही है, द करंट इन द कॉइल प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। करंट इन द कॉइल हमारे पास क्या कर रहा है बेटा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। यस, क्योंकि हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हो रही है, तो कभी यहां पर नॉर्थ प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ साउथ, और अगले ही लम्हे यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ। सही है, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, अ फोर्स इज प्रोड्यूस ऑन द कॉइल ऑफ द वायर अटैच टू द कोन। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, हाफ साइकिल पॉजिटिव में अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रिपेल होगा परमानेंट मैग्नेट से तो ये बाहर की तरफ मूव करेगी कोन, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट होगा परमानेंट मैग्नेट से तो कोन इनवर्ड मूव करेगी। द कोन स्पिन्स, नहीं बेटा, कोन इनवर्ड आउटवर्ड यूं मूव करेगी, यानी 2 और 3 करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 के मुताबिक सी इज आर करेक्ट आंसर। सही है, चलो, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर चेंजेस 240 वोल्ट टू 12 वोल्ट, ओके, and there are 600 turns
in the primary coil, how many turns in the secondary coil? बेटा ये Vp से Vs, ठीक है, तो ये Np से Ns मांग रहा है, यानी Ns अपॉन Np बराबर किसके होगा बेटा? Vs अपॉन Vp। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो Ns क्या हो जाएगा हमारे पास? Vs Np अपॉन Vp। 12 मल्टीप्लाई बाय Np कितना है बेटा? 600। Vp कितना है? 240। तो बेटा आंसर आ रहा है 30। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है, वो क्या है बेटा? हमारा वोल्टेज देखो क्या हो गया, वोल्टेज हमारे पास 20 टाइम्स कम हुआ है, 240 से 12 हुआ है। 240 से 24 क्या होता? 10 टाइम्स। 240 से 12 क्या है? 20 टाइम्स वोल्टेज कम हो रहा है। तो बेटा नंबर ऑफ टाइम्स भी 20 टाइम्स कम होंगे। 600 का 20 टाइम्स क्या है बेटा कम होना? 30। नाउ अल्फा पार्टिकल्स आर डायरेक्टेड इन अ थिन गोल्ड फॉयल। Alpha scattering experiment. A very small proportion of alpha particle are deflected through very large angles. Which fact about the nuclei of gold atom is not the conclusion of this experiment? कौन सा यहाँ पे conclusion नहीं है? तो बेटा क्या बोल रहे हैं? They are surrounded by mostly empty space। नहीं बेटा, ये तो conclusion है। Atom is highly empty. They are very small. गोल्ड एटम बहुत ज्यादा छोटे हैं बेटा, एटम नहीं, न्यूक्लियस छोटा है। सही है। They contain most of the mass of the atom. Atom का maximum mass, small proportion, they contain most of the mass of the atom। नहीं बेटा, न्यूक्लियस का most of the mass of the atom होता है। And they contain proton and neutron। गोल्ड एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा एक मिनट रुके, जो सही है वो तो क्लियर करें हम लोग। दे आर सराउंडेड बाय द एम्प्टी स्पेस, सही बात है। दे आर वेरी स्मॉल, बिल्कुल ठीक बात है। दे कंटेन मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, बिल्कुल ठीक बात है। एटम के बारे में बात हो रही है, एटम कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां चला गया भाई? सही है। और ये एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी था ही नहीं, इसमें सिर्फ हमें क्या पता चला था? न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सही है, दिस इज नॉट अ कंक्लूजन। न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं हो पाई थी ना। नाउ the radioactive source emitting only gamma radiation is placed in front of the radiation detector, which measures count. What must cause count rate to increase? क्या बोले बेटा? एक रेडिएटिव सोर्स है जो गामा एमिट कर रही है, उसे रेडिएशन डिटेक्टर के सामने रखा गया है। क्या चीज रेडिएशन काउंट को बढ़ाएगी? ठीक है भाई, क्या चीज रेडिएशन काउंट को बढ़ाएगी? देखते हैं बेटा। थिक शीट ऑफ लेड प्लेस बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर। बेटा इससे तो काउंट कम हो जाएगी, क्योंकि गैमा लेड से एब्जॉर्ब हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बेटा गैमा को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गैमा का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होती है। रेडियोएक्टिव सोर्स मूव क्लोज टू द डिटेक्टर। हाँ, अगर रेडियोएक्टिव सोर्स डिटेक्टर के करीब आएगी तो वो रेडिएशन जो डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पा रही है वो भी पहुंच पाएंगी, तो रेडिएशन काउंट बढ़ेगी। डिटेक्टर मूव फर्दर अवे, नो बेटा, तो सी सही है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज वन सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर मिलते बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है, डीके ऑफ न्यूक्लियस, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। ये तो नॉर्मल सब में, सभी में होता है, बट ये इतना कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियर फ्यूजन को नहीं समझा रहा। ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियर टू मेक लार्ज न्यूक्लियस, यस बेटा ये तो हमारा कंक्लूजन है। मेल्टिंग ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, नो। स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियस, ये तो फिशन है। एंड लास्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या बोल रहे हैं बेटा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो हमें यहाँ पे देखना है? तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज 2 पाई, क्या बेटा ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी। सही है बेटा, आर है यहाँ पे, डायमीटर नहीं है, यहाँ पे रेडियस है। सही है, तो ये गलत है, ये डायमीटर बोल रहा है। सही है। और ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज इलिप्स, बिल्कुल ठीक बात है। मून टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ टू ऑर्बिट द सन। मून अर्थ सन की ऑर्बिट ही नहीं करता, अर्थ की ऑर्बिट करता है। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स 5 मिनट्स टू रीच द अर्थ, नहीं बेटा 500 सेकंड लेती है, तो बी आंसर है। अब जल्दी से इंक आउट करो, फिर चैट बॉक्स ओपन करते हैं।
बी, बीबीडी। बी बी डी। देन पेज वाइज चलिएगा, याद रहेगा आपको। डीसी। and the last five are BD, CB, BD, CBB, BD, CBB, BD, CBB, BD, CBB, BD, CBB. Now we are done with the May June round 24 P21. Opening the chat box, you can ask your questions. Yes, Abdur Rahman Atif. Sir, can you please re-explain the MCQ number 28? MCQ number 28. बेटा MCQ नंबर 28 में हमसे बोल रहे हैं फर्स्ट से 11th क्लैप। तो फर्स्ट से 11th यानी टोटल कितनी क्लैप्स हो गई? 10 क्लैप्स हो गई। तो 10 क्लैप्स का टोटल टाइम ये है। तो अब्दुल रहमान मैंने क्या किया, सबसे पहले 9.4 डिवाइड बाई 10 किया। तो मुझसे क्या हो गया बेटा, एक क्लैप के जाप के वापस आने का टाइम मुझे मिल गया। इतना क्लियर है? Sir, यही तो समझ नहीं आ रही. Didn't he clap it 11 times? It says 11th clap. He said he started the stopwatch on the first clap, सही है, एंड स्टॉप्स ऑन द 11th क्लैप। तो बेटा फर्स्ट से 11th यानी पहली से 11वीं क्लैप तक, ये देखो, फर्स्ट से सेकंड क्लैप 1, सेकंड से थर्ड क्लैप 2, थर्ड से फोर्थ 3, फोर्थ से फिफ्थ फोर्थ, एंड फिफ्थ से सिक्स्थ फिफ्थ, सिक्स से सेवेंथ सिक्स, सेवन से एट क्लैप। ये हमारे पास ओवरऑल टाइम कितना हो गया, 7th क्लैप का टाइम हो गया। 8 से 9th, ये 8 का हो गया। 9 से 10, ये 9 का हो गया। एंड 10 से 11, ये 10 क्लैप। तो दैट इज हाउ 10 क्लैप हो रही है। ठीक है। Okay, 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 okay. And sir, वो alpha scattering experiment वाला फिर से explain कर सकते हैं? There was something about alpha scattering experiment MCQ था, एक 30 के बाद था, I believe. ये बेटा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बोला क्या कंक्लूजन नहीं है। बेटा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने ये बात की थी, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, न्यूक्लियस एटम जरूरत से ज्यादा खाली है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इनसाइड द न्यूक्लियस, सही है। बट हमने ये बात नहीं की थी कि एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, उस वक्त तक तो डिस्कवर ही नहीं हुए थे ये, सही है। Okay, 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 okay. So alpha scattering experiment में वो सारा कुछ clear हो चुका हुआ था कि मतलब electrons are orbiting the nucleus, and the nucleus मतलब and most of the mass is concentrated um बेटा in the अल्फा स्कैटरिंग nucleus. एक्सपेरिमेंट में हमें पता ही नहीं था एटम के अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, हमें बस ये पता था न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अच्छा, okay, 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 okay. And हमें ये भी नहीं पता था कि electrons हैं surrounding the नहीं, ये भी nucleus, नहीं right? पता था। Okay, okay, okay. Thank you, sir. वेलकम। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ सवाल आए हुए हैं। सही, काइंडली एमसीक्यू एक्सप्लेन एमसीक्यू नंबर 17। अरमीन एमसीक्यू नंबर 17 एक्सप्लेन कर दूं, चलें देखते हैं भाई। एमसीक्यू नंबर 17। ओके अरमीन, आपने देखना है हाउ मच टाइम्स द वॉल्यूम इज चेंज्ड। तो मैंने यहाँ पे बताया बेटा 400 से 100 यानी 3 टाइम्स वॉल्यूम कम हुई है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हमने बताया 400 से 25 16 टाइम्स वॉल्यूम कम हुई है। तो जितने गुना वॉल्यूम कम होगा उतने गुना प्रेशर बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। यहाँ पर 100 से 50 सिर्फ 2 टाइम्स वॉल्यूम कम हुई है, और यहाँ पे 50 से 100 यानी अगर 50 के मैं 5 हिस्से करूं तो यहाँ पे 4 गुना वॉल्यूम कम हुई है, तो 4 गुना प्रेशर बढ़ेगा। तो दैट इज हाउ अरमीन सबसे कम चेंज जो आ रहा है ना, वो किसका आ रहा है? ऑप्शन बी का आ रहा है। ठीक है बेटा। मरियम आपका भी क्वेश्चन नंबर 17 था, एंड क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। 23 में तो बेटा बहुत आसान बात हो रही है मरियम। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बात कर रहे हैं कि प्लेन मिरर की
इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, साइज ऑफ द इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होता है और इमेज हमेशा प्लेन मिरर वर्चुअल बनाता है। ये तो सिंपल फैक्ट है। सही है मरियम। क्वेश्चन 24 में आपसे बोला गया है कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो एन इक्वल टू साइन एंगल आर ओवर साइन एंगल आर, सिंपल स्नेल्स लॉ अप्लाई किया है मैंने एंड बेसिक कैलकुलेशन करके मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड आउट किया। सही बेटा, तो ये भी बेसिक ही था। फातिमा एमसीक्यू 7 री एक्सप्लेन। फातिमा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूम ये एमसीक्यू नहीं है, सिंपल हमसे बोल रहे हैं 4 सेंटीमीटर स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा था 6 न्यूटन के लोड पर, तो बोल रहा है 3 न्यूटन के ऊपर टोटल लेंथ क्या होगी, तो मैंने बोला 3 न्यूटन के ऊपर एक्सटेंशन क्या आएगी, जब 6 न्यूटन था तो एक्सटेंशन थी 4 सेंटीमीटर, 4 न्यूटन, सॉरी 6 न्यूटन पे एक्सटेंशन थी 4 सेंटीमीटर। अब लोड हाफ हुआ तो एक्सटेंशन भी हाफ हो गई, यानी ओरिजिनल लेंथ हमारे पास ऑलरेडी कितनी है 15 और एक्सटेंशन है अब 2, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 17। ठीक है फातिमा। एमसीक्यू 4, बेटा एमसीक्यू नंबर 4 में अभी हमसे ये बात हो रही है कि वॉल्यूम ऑफ एक्स 2 गुना लेंथ ऑफ द एक्स 2 गुना है वाई के मुकाबले में, तो बेटा वाई की लेंथ को मैंने सिंपल क्या बोला हुआ है एल, तो ये इक्वेशन देखो यहां पर बिल्डअप हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाई क्या हो जाएगा एल क्यूब। सही है, जबकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स क्या हो जाएगा 2l का क्यूब, यानी 8l क्यूब। सही है, डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, उसने बोला डेंसिटी ऑफ एक्स ओवर डेंसिटी ऑफ वाई, तो ये डेंसिटी ऑफ एक्स है ये डेंसिटी ऑफ वाई है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया। सही बेटा, एम से एम काटा, एंड जो वैल्यूज हमने निकाली हैं, वॉल्यूम ऑफ वाई की जगह एल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एक्स की जगह 8l क्यूब, वैल्यूज को पुट किया एंड 1/8 क्या हो जाएगा 0.25। सही है बेटा। नाउ आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू 7 एंड 8, 7 समझा चुका हूं अली, एमसीक्यू 8 को देख लेते हैं। बेटा एमसीक्यू 8 भी हमसे सिंपल बात हो रही है मोमेंट के बारे में। मोमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट एंड मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 1 और 2 तो ये दोनों बातें फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड इज रॉन्ग, इसलिए हमने ऑप्शन 1 कंसीडर किया। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड एमसीक्यू 4, 13, 17, 32, 37, ये तो बहुत सारे हो गए बेटा। 4, 4 अभी समझा दिया समावी मैंने आपको। सही है, 13 की तरफ चलते हैं। 13 में हमने क्या किया बेटा, वेस्टेड पावर निकाली है, पहले वेस्टेड एनर्जी ओवर टाइम से वेस्टेड पावर निकाली। ठीक है बेटा, आउटपुट पावर क्या होगी हमारे पास, इनपुट पावर माइनस वेस्टेड पावर, जितनी पावर मैंने इनपुट दी माइनस जितनी पावर जाया हो गई, तो बेटा ये आउटपुट पावर आ गई। अब मेरे पास आउटपुट पावर है, दिस इज माय इनपुट पावर, इन दोनों को इस्तेमाल करके मैं एफिशिएंसी निकाल लूंगा समान। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 17, 17 बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने समावी आपको बताया है, जितना कम वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सबसे कम चेंज इन वॉल्यूम है 100 से 50, यानी 2 टाइम्स यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर 2 टाइम्स बढ़ेगा, तो उसने स्मॉलेस्ट चेंज इन प्रेशर मांगा था। सही है, ये भी अभी समझा दिया था मैंने। 32, 37, 32 में बेटा बात हो रही है एलडीआर, लाइट की गैर मौजूदगी में, क्या बोला है व्हेन देयर इज नो लाइट, तो जब एलडीआर के ऊपर हमारे पास लाइट नहीं होती तो एलडीआर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो एलडीआर के थ्रू करंट कम होता है, तो यहाँ पे करंट कम होगा, लैंप ऑन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे करंट कम होगा, लैंप ऑन नहीं हो पाएगा, करंट कम होगा, लैंप ऑन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट लीस्ट रेजिस्टिव पाथ फॉलो करते हुए इस पाथ पे चला जाएगा, वो एलडीआर से पास ही नहीं होगा, वो लैंप के थ्रू पास हो जाएगा एंड दैट इज आवर लैंप विल स्विच ऑन। सही बेटा, एंड लास्ट समावी आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 भी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं की थी, बस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता चलता है, न्यूक्लियस जरूर से ज्यादा खाली है। ठीक है, न्यूक्लियर एटम जरूर से ज्यादा खाली है,
एटम का मास, न्यूक्लियस का मास बहुत कम है, बहुत छोटा है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इनसाइड द न्यूक्लियस। बट हमें ये नहीं मालूम था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो भी हैं वो नहीं है। सही है। नाउ प्लीज स्ट्रेयर्स वाला एक्सप्लेन कर दें। हमने स्ट्रेयर्स वाला तो बिल्कुल आसान था। वो आपसे वर्क मांग रहा है, वर्क के यूनिट भी जूल हैं, एनर्जी की यूनिट भी जूल हैं। तो मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वर्क को रिप्लेस कर दिया क्योंकि हाइट पे जा रहा है वो। सही है। प्लीज एक्सप्लेन MCQ 17 वन मोर टाइम। आ बेटा, बहुत सिंपल सा डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। मैंने आपको आसानी से बताया 400 माइनस 100 300, यानी 3 गुना वॉल्यूम कम हुई। सही है, तो प्रेशर 3 गुना बढ़ गया। देन 400 माइनस 25 या 400 डिवाइड बाई 25 कर दो आप। तो बेटा हमारे पास सिनेरियो क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमारे पास 16 गुना, बल्कि एक मिनट, ये मल्टीपल थोड़ा गलत लिख दिया आपने यहाँ पे। ये 4 गुना होगा, लेकिन आंसर फिर भी वही है। प्रेशर हमारे पास 4 गुना बढ़ेगा। नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 गुना होगा। मल्टीपल हमने गलत लिख दिए, लेकिन आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो बेटा मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने इनको डिवाइड करके देखा तो मुझे मल्टीपल मिला। यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 16 मिला, और यहाँ पे 4 मिला। ठीक है बेटा। तो सबसे कम वॉल्यूम चेंज हो रही है बी की, तो सबसे ज्यादा, सबसे कम प्रेशर बढ़ेगा बी का। इस तरह देख। MCQ 17 वापस बता दिया भैया। एक्सप्लेन 4 8 11। बेटा मरियम, आप अपना हैंड रेस करो क्योंकि आपके सवाल बहुत सारे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं रिपीट कर चुका हूं। मरियम वकार, हैंड रेस करें प्लीज। जी मरियम, आफ्टर एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस, अब आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस इन क्वेरी है? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। सर मुझे 4 8 11 13 लाइक मैं चीज इसकी ढूंढ हो 4 गया 8 बट 11 13। हाँ जी, मुझे 4, 28 और 36 चाहिए, इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। कौन कौन से समझने हैं, क्लियर बताएं। 28 और 36 समझना सर। 28 और 36। बेटा 28 हमारे पास है ये। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो क्लैप्स कितनी हो रही है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लैप्स हो रही हैं। तो बेटा 10 क्लैप्स का टाइम क्या है हमारे पास? 9.4। सही है मरियम। तो हमने ठीक है सर। 10 क्लैप्स का टाइम को डिवाइड बाय 10 किया, तो सिंगल क्लैप का रिफ्लेक्शन एको का टाइम हमें मिल गया। इतना बेटा, 0.94। देन वी अप्लाइड द फॉर्मूला फॉर एको एंड वी फाउंडेड द डिस्टेंस। ठीक है बेटा। ओके सर, तो आपने मतलब जिस एको के फॉर्मूले से ही डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल दिया? जी। बस ठीक है, थैंक यू। और सर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास, ये तो सिंपल है बेटा। ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला लगाया, वीपी एनपी NS अपॉन एनपी बराबर है VS अपॉन VP। सही है। तो ठीक है। NS की वैल्यू निकाल लिया, तो कैलकुलेशन से करो या दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया बेटा, VP से VS पे जाते हुए आपका वोल्टेज 20 गुना कम हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी 20 गुना कम होंगे। तो 600 का 20 गुना कम, 600 डिवाइड बाई 20 क्या होगा? 30। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। ओके। अब बेटा रफ वर्क इंपॉर्टेंट। मरियम, रफ वर्क एग्जामिनर तक पहुंचेगा नहीं, एग्जामिनर तक आपकी सिर्फ आंसर या बबल शीट पहुंचेगी। आर वी सपोज टू डू द टिक एंड क्रॉस? ना, जरूरत नहीं है बेटा। MCQ 9, हाउ डिड वी फाइंड आउट द लोएस्ट सेंटर ऑफ द ग्रेविटी? बेटा सबसे जमीन के सबसे करीब वही है ना, समावी। इस तरह ये देखो, ये जमीन से ऊपर है, ये भी जमीन से ऊपर है, ये भी जमीन से ऊपर है, ये बिल्कुल जमीन पर है। इस तरह। अरबा, क्वेश्चन नंबर 4 तो 3 4 मरतबा बता चुका हूं मेरा बच्चा। Lx हमारे पास है ट्वाइस ऑफ Ly। सही है। तो बस y की वॉल्यूम क्या हो गई है? L³ क्योंकि क्यूब है। ठीक है। और x की वॉल्यूम क्या होगी? 2L का क्यूब, यानी 8L³। बस इस तरह हमने फॉर्मूला पुट करना है एंड हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सही है। चलो बेटा, वी आर डन विद। जी
वी आर डन विथ पेपर नंबर 1। टाइम थोड़ा ज्यादा क्वेरी में लग गया है बेटा, देखते हैं कि हम तीसरा पेपर आज कर पाएंगे कि नहीं। ये देखें इस तरह, ये बबल शीट आपकी इंपॉर्टेंट होती है जो एग्जामिनर तक पहुंचती है। सही है, आगे बढ़ो। नाउ आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।